हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज किरण प्रकाश के वाले चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो उसी से संबंधित ये न्यूमेरिकल है, तो इसे देखते हैं हम। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल व नीले रंग के लिए 1.58 व 1.60 है। तो लाल रंग के लिए हमें दिया हुआ है म्यू आर 1.58 और नीले रंग के लिए दिया हुआ है हमें 1.60 और प्रिज्म कोण हमें दिया हुआ है A इक्वल्स टू 2 डिग्री दिया हुआ है। तो दोनों रंगों के लिए विचलन कोण हमें ज्ञात करना है। तो विचलन कोण का मैंने सूत्र बताया था, डेल इक्वल्स होता है A म्यू -1। अब हमें रेड कलर के लिए चाहिए, तो डेल आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए यानी 2 डिग्री और म्यू आर -1। तो डेल आर मेरे पास आएगा 2 डिग्री और म्यू आर 1.5 -1 1.58 -1 और तो डेल आर इक्वल्स टू होगा 2 डिग्री इंटू 0.58 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.16। तो इस तरह से हमने लाल रंग के लिए विचलन निकाला 1.16। इसी तरह से डेल बी होगा ए म्यू बी -1, तो डेल बी इक्वल्स टू 2 डिग्री और म्यू बी की वैल्यू है हमारा 1.6 -1, तो 2 डिग्री इंटू 0.6 यानी 1.2 डिग्री हो जाएगा। तो ये विचलन तो आ रहा है किसके लिए, लाल रंग के लिए, और ये विचलन किसके लिए है, नीले रंग के लिए। अब हमें यहां चाहिए विक्षेपण कोण ज्ञात करो। तो मैंने आपको विक्षेपण कोण का फॉर्मूला भी बताया था। विक्षेपण कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल बी माइनस डेल आर, तो थीटा इक्वल्स टू होगा 1.2 माइनस 1.16। तो इन्हें हम घटा के इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0.04 डिग्री। तो इसे आप देख के इजीली समझ सकते हैं। तो हम यहाँ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ दिया है एक क्राउन कांच का, आपको बता दूं मैं, क्राउन कांच जो है कांच की एक क्वालिटी होती है। तो एक क्राउन कांच का लाल व बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक 1.514 1.523 है। इस कांच से बने प्रिज्म के लिए विक्षेपण कोण हमें ज्ञात करना है और प्रिज्म कोण हमें दिया गया है 6 डिग्री। तो जो पहले डेटा हमें गिवन है मैं उसे लिख लेता हूं। अब हमें अपवर्तनांक दिया है म्यू आर 1.514 और म्यू वी दिया है हमें 1.523 और जो प्रिज्म एंगल है वो है हमारा 6 डिग्री का। तो हमें विक्षेपण कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि विक्षेपण कोण थीटा इक्वल्स टू होता है डेल वी माइनस डेल आर, और डेल वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए म्यू वी -1 और डेल आर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए म्यू आर -1, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल इक्वल्स टू होता है ए म्यू -1। तो थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो अंदर रहेगा म्यू वी -1 माइनस म्यू आर +1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आएगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर। अब आप यहाँ इजीली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 6 डिग्री और म्यू वी है 1.523 और म्यू आर है 1.514। तो अगर मैं इसे घटाऊं तो ये आएगा 6 डिग्री इंटू 0.009 और इसे मैं गुणा करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.054 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास वर्ण विक्षेपण कोण आ गया। तो हमें केवल ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना था अपवर्तनांक के पदों में, क्योंकि हमें ये
विचलन कोण के पदों में तो मालूम है, तो इसको हमने किसके पदों में निकाल लिया, अपवर्तनांक के पदों में निकाल लिया और सीधी वैल्यू पुट करके हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में थ्योरी है पूरी, तो इसे हम ध्यान से सुनेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब भी प्रकाश वायुमंडल के धूल के कणों पर आपतित होता है तो वह इधर उधर बिखर जाता है, यानी उनसे टकराने के बाद, धूल के कणों से टकराने के बाद वो इधर उधर बिखर जाता है। यानी प्रकाश के धूल से कणों के टकरा जाने के बाद इधर उधर बिखर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये परावर्तन की घटना है, पूरी तरीके से परावर्तन की घटना है, ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले जब प्रकाश धूल के कणों पर या वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है तो पहले वह उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है और फिर पुनः उसमें से उनका परावर्तन होता है। यानी जब कोई भी प्रकाश या श्वेत प्रकाश वायुमंडल के धूल के कणों पर आपतित होता है तो प्रकाश के इधर उधर बिखर जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो धूल का कण है जिसे हम प्रकीर्णक कहेंगे, जिससे प्रकीर्णन हो रहा है, जिससे प्रकीर्णन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णक कहते हैं। यानी जो वायुमंडल के धूल के कण है वो क्या कहलाएंगे, प्रकीर्णक कहलाएंगे। तो प्रकीर्णन की घटना के लिए जो प्रकीर्णक का आकार होता है, जो धूल के कणों का आकार होता है, वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। यदि प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा होता है, यानी प्रकीर्णक का आकार प्रकाश तरंगदैर्ध्य से छोटा होता है, तो प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है, प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्रकीर्णन की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती लैम्ब्डा की पावर 4। तो ऐसा जो प्रकीर्णन होता है उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन। तो इस प्रकीर्णन के बारे में किसने बताया था, रेले नामक वैज्ञानिक ने बताया। इस तरह का जो संबंध दिया वो किसने दिया, रेले नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसलिए इस प्रकीर्णन को हम रेले प्रकीर्णन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये कब सत्य है, ये तभी सत्य है जब एक प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में कम होता है। जब किसी भी प्रकीर्णक का आकार या धूल के कण का आकार तरंगदैर्ध्य के से जब बड़ा हो जाता है तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना कम होती है और अवशोषण की घटना अधिक होती है। अर्थात प्रकाश उस धूल के कण में अवशोषित हो जाता है अगर उसका आकार प्रकाशीय तरंगदैर्ध्य से अधिक है तो ये जो प्रकीर्णन लिखा मैंने इसे कहते हैं हम रेले प्रकीर्णन। तो आप लोगों को प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो यहां रेले प्रकीर्णन के संबंध से आप समझ भी सकते हैं, जिस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य की वैल्यू कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा, और जिस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य की वैल्यू अधिक होगी उसके लिए प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर के लिए जो तरंगदैर्ध्य होती है वो तरंगदैर्ध्य कैसी होती है, अधिकतम होती है। जो श्वेत प्रकाश होता है उस श्वेत प्रकाश में जो लाल रंग होता है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य कैसी होती है, अधिकतम होती है। जबकि बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो न्यूनतम होती है। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य कैसी है, सबसे अधिक। जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और जिसकी तरंगदैर्ध्य
जितनी कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। इस बात की पुष्टि कहां से हो रही है? रेले प्रकीर्णन के संबंध से भी हो रही है। इसी वजह से आपने देखा होगा हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? क्योंकि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल के धूल के कणों पे पड़ता है तो वायुमंडल की धूल के कणों पे पड़ने के बाद जब उनका परावर्तन होता है, इधर उधर जब प्रकाश बिखरता है तो सबसे ज्यादा बिखराव किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। इस वजह से हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसी तरह से आपने देखे होंगे खतरों के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो खतरों के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है। तो जब सर्वाधिक होगी तो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा और हमें वो लाल रंग दूर से ही दिखाई दे जाएगा, क्योंकि लाल रंग जब प्रकीर्णित नहीं होगा तो वो दूर तक ट्रेवल करेगा, और जब दूर तक ट्रेवल करेगा तो वो लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई दे जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि खतरों के निशान लाल रंग के ही बनाए जाने चाहिए। इसी तरह आपने दैनिक जीवन में घटना देखी होगी, सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम पे सूर्य के आसपास का जो हमें क्षेत्र दिखाई देता है वो कुछ लाल से रंग का, रेडिश टाइप, ऑरेंज टाइप का दिखाई देता है। तो यह भी हम प्रकीर्णन की घटना से ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है उस समय प्रकाश किरणें बहुत लंबी दूरी से ट्रेवल करके हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं। तो इस दौरान सभी रंगों का तो प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होने के कारण वह बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल करती है और वह लाल रंग ही हमारी आंखों तक अधिक पहुंचता है। तो हमें उस सूर्य के आसपास का क्षेत्र कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। इसी वजह से सायंकाल में और सुबह सूर्य के आसपास का क्षेत्र हमें कुछ लाल सा दिखाई देता है। इसी तरह प्रकीर्णन पर एक और अनुप्रयोग है कि बादलों का रंग का सफेद दिखाई देना। अब बादल हमें सफेद क्यों दिखाई देते हैं? हम जानते हैं कि ये जो बादल होते हैं ये बूंदों से मिलकर बने होते हैं, और बूंद का जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत अधिक होता है। इस वजह से वो जो बूंद होती है वो उस श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, और जब सभी रंगों को अवशोषित कर देती है तो परावर्तन भी उन्हीं रंगों का एक साथ होता है। तो जब सातों के सात कलर एक साथ मिक्स होकर जब परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंचते हैं तो वो हमें श्वेत ही दिखाई देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बादलों का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की वजह से ही होता है, क्योंकि जो बूंदों का आकार है वो बड़ा है। बड़ा होने की वजह से प्रकाश के प्रकीर्णन होने के स्थान पर उनका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है, और जब वो प्रकाश पुनः वहां से परावर्तित होकर हमारी नेत्रों तक पहुंचता है तो हमें वे बादल कैसे दिखाई देते हैं? श्वेत दिखाई देते हैं। तो ये कुछ प्रकीर्णन के अनुप्रयोग थे जिन्हें आप आसानी से प्रकीर्णन की घटना द्वारा समझ सकते हैं।